गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। अब आपको मैंने जो वादा किया था कि वर्ड का सीरीज खत्म होने के बाद मैं सेंटेंस को शुरू करूंगा, तो आज का वीडियो सेंटेंस पर आधारित है। इस वीडियो को देखने के बाद और आपको सेंटेंस को लेकर के दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक जितने लोगों ने यूट्यूब वीडियो को बनाया है, जितने टीचर ने यूट्यूब वीडियो को बनाया है, उन्होंने एक सेंटेंस को जो है लुप्त करके दिखाया है। लेकिन आज मैं उस सेंटेंस को भी उजागर करके दिखाऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज सेंटेंस का पूरा ज्ञान को आप पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से पाएंगे। मैंने जो वीडियो बनाना शुरू किया उसमें लेसन वर्ड में अल्फ़ाबेट के बारे में चर्चा किया, और उसी अल्फ़ाबेट से जो है कि आपका वॉयल और कॉन्सोनेंट निकला, और वॉयल कॉन्सोनेंट को मिला करके लेसन 2 में मैंने वर्ड के बारे में चर्चा किया कि वॉयल और कॉन्सोनेंट को मिला करके जो अर्थ निकलता हो उससे वर्ड बनता है। और आज जो है वर्ड को बताने के बाद आज मैं सेंटेंस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ये लेसन 3 के रूप में जो है, जिसमें सेंटेंस को किस प्रकार से कैसे इसका जो है डेफिनेशन होता है, कैसे ये आगे इसका अर्थ निकलता है और किस तरह से होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस सारी चीज़ का पूरा ज्ञान मैं दूंगा। लेकिन आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अंत तक वीडियो को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि रियल में इस वीडियो में पूरी ज्ञान है, सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी है। ये हर तरह के स्टूडेंट के लिए आपका काम करेगा। एकेडमिक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में परीक्षा देंगे उन लोग के लिए भी हेल्पफुल है, जो स्पोकन सीख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के इंग्लिश का ज्ञान बढ़ा रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो देख रहे हैं जैसा कि पेज में सेंटेंस लिखा हुआ है जिसका हिंदी आपका होता है वाक्य। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है इसका डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट मीनिंग और सेंस। अर्थात वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ या भाव को देता है। यहाँ जो है कि वाक्य जो है शब्दों का समूह है। ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस। वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ को या भाव को देता है। तो यहाँ शब्दों का समूह से वाक्य का निर्माण होता है जिसका एक अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ अगर उसका निकलेगा तो फिर वो सेंटेंस है, अन्यथा वो सेंटेंस नहीं है। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मोहन इज अ गुड स्टूडेंट। मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, ये सेंटेंस जो है पूर्ण अर्थ देता है, ये करेक्ट सेंटेंस है। इसका एक अर्थ होता है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, यानी कि एक पूर्ण अर्थ देता है। इस कारण से इस सेंटेंस को करेक्ट सेंटेंस माना गया है। लेकिन आप ऐसा ना कि शब्दों का समूह आपका जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स रख दिए, लेकिन सीक्वेंस उसका सही नहीं रहा। जैसे कि एग्जाम्पल 2 में आप देख रहे हैं ए, इज, स्टूडेंट, मोहन, गुड, इस तरह से आप शब्दों के समूह को रखे लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला। जैसे एक है, विद्यार्थी, मोहन, अच्छा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, सही अर्थ नहीं निकल रहा। इस कारण से ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस ना होकर के इनकरेक्ट सेंटेंस है। आपको कभी भी कोई अगर सेंटेंस का परिभाषा पूछे व्हाट इज सेंटेंस, तो आप सिर्फ इतना ना बोले कि ये सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आप उसका परिभाषा पूर्ण बोले कि ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग और सेंस, यानी कि वाक्य शब्दों का वह समूह है जो पूर्ण अर्थ या भाव को देता है। एग्जाम्पल 1 में आप देख रहे हैं करेक्ट सेंटेंस है, एग्जाम्पल 2 में इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि एग्जाम्पल 1 का अर्थ निकल रहा है और एग्जाम्पल 2 का अर्थ नहीं निकल रहा है। इसमें जो है नोट में देखिए ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन ध्यान दे कि यदि एक शब्द से भी पूरे वाक्य का भाव या अर्थ दे देता है तो वह भी वाक्य यानी सेंटेंस कहलाता है। यानी कभी कभी होता है कोई एक वर्ड से ही एक सेंटेंस का भाव व्यक्त हो जाता है, तो उस जगह पर भी उसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना होकर भी भाव से आपको लगेगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन एक वर्ड से भी पूरा सेंटेंस का मतलब निकलता हो। जैसे एग्जाम्पल में नीचे आप देखिए कि आपसे कोई सवाल पूछा, हैव यू अ पेन, हैव यू अ पेन, क्या आपके पास एक कलम है, क्या आपके पास एक कलम है। और इसका आंसर जो है जवाब दिया गया यस, यानी हाँ, यस जवाब दिया गया, तो यह सेंटेंस करेक्ट कहलाएगा। क्योंकि सिर्फ यस बोलने से ही इसका भाव को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक भाव आता है कि हाँ मेरे पास एक कलम है, यस आई हैव अ पेन,
पूरा बोलना चाहिए, लेकिन सिर्फ यस बोलने से भी पूरे सेंटेंस का एक अर्थ निकल जाता है। इसी कारण से ये सेंटेंस एक वर्ड होते हुए भी सेंटेंस कहलाता है, क्योंकि एक भाव आता है और इस तरह से ये वर्ड भी एक करेक्ट सेंटेंस के रूप में आ जाता है। तो कभी कभी भाव को भी समझना है और कभी कभी पूर्ण अर्थ को भी समझना है। तो इस तरह से जो है कि शब्दों का समूह तो जो होता है वाक्य होता है, जिसका अर्थ होता है। कभी कभी शब्द का समूह ना होकर एक शब्द हो लेकिन पूरे वाक्य का अर्थ देता हो, तो समझ लीजिए कि वह भी एक सेंटेंस है और करेक्ट सेंटेंस है। अब चलते हैं इसके आगे चर्चा करते हैं। इसके आगे जो है कि अब सेंटेंस के बारे में हम लोग जो है कि परिभाषा को समझे, इस तरह से सेंटेंस होता है उसको समझे। अब सेंटेंस का काइंड्स को भी समझते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो इस वाक्य के प्रकार में आपके जो है कि आज मैं बताऊंगा कि 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको मिलेंगे, 5 तरह के वाक्य मिलेंगे। मैक्सिमम यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं वो 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस बता रहे हैं। उस 4 की जगह में आज मैं क्लियर आपको 5 बताऊंगा और सभी 5 आपको एक्यूरेट एक एक करके समझाऊंगा और सारा चीज़ आपको सही तरीके से समझ में आएगा। इसमें 5 सेंटेंस में से सबसे पहला सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है स्वीकारात्मक या भावात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है स्वीकारात्मक या भावात्मक वाक्य। इसका दूसरा तरह का सेंटेंस जो होता है वो कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या लिखा हुआ है? प्रश्न सूचक वाक्य। फिर नेक्स्ट आपका तीसरा जो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। नेक्स्ट देते हैं फोर्थ सेंटेंस जो है आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी में अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। मैक्सिमम यूट्यूबर इसी ऑप्टेटिव सेंटेंस का चर्चा नहीं करते और इसी ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहीं और छिपा देते हैं या किसी में घुसा देते हैं, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। और इसका जो है पांचवा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इस तरह से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज और वो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज इस पेज में लिखे हुए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो को देख करके आप इसको याद भी कर सकते हैं। चलिए अब इस पेज के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम हर एक सेंटेंस को क्लियर आपको समझाते हैं, स्पष्ट करके समझाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो है असर्टिव सेंटेंस जो पहला मेरा है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक या भावात्मक वाक्य, इस पर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सेंटेंस जो है इसका भी डेफिनेशन है, क्या है उस चीज को देखिए, लिखा हुआ है A sentence that makes a statement or fact is called an assertive sentence. A sentence that makes a statement or fact is called an assertive sentence or declarative sentence. अब यहाँ पर जो है इसका परिभाषा को देखते हैं। जो वाक्य किसी कथन या तथ्य को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। या असर्टिव लिखे, इसका मतलब आपको ये भी समझना कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही चीज है आपका। तो जो वाक्य किसी कथन या तथ्य को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इसमें जो है कोई कथन यानी किसी के द्वारा बोला गया कोई वाक्य हो, वो स्टेटमेंट हो, वो कथन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन वो स्टेटमेंट हो तो वो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। और कभी कभी ऐसा होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत उसी में से कुछ ऐसा वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में होता है, जो आपका चिरंतन सत्य होता है, जो डिक्लेयर किया हुआ रहता है, तो वैसे सेंटेंस ये इसी के अंतर्गत में आते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। तो इस चीज को जो है एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। नीचे एग्जाम्पल देखते चलिए। यानी कि देखिए, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, श्याम रीड्स अ बुक, श्याम किताब पढ़ता है। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, श्याम डज नॉट रीड अ बुक, श्याम किताब नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
ये सारे के सारे आपका असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में आते हैं। इसमें आपका पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस दोनों है, लेकिन ये सारे वाक्य आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। यानी कि राम इज ए गुड बॉय, इसमें किसी प्रकार का जो है कि किंतु परंतु वाला नहीं, सिंपल राम एक अच्छा लड़का है सामान्य तरीके से बोला गया है, ये एक स्टेटमेंट को दर्शा रहा है। उसी तरह श्याम रीड्स ए बुक, श्याम एक किताब पढ़ता है। तो ये सारी जो है कि अपने स्टेटमेंट को दर्शा रहे हैं। उसी में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 3 में राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो नेगेटिव सेंस दर्शा रहा है, लेकिन फिर भी ये असर्टिव सेंटेंस ही है। यानी असर्टिव के अंतर्गत ही आपका जो है पॉजिटिव सेंस वाले वाक्य और नेगेटिव सेंस वाले वाक्य जो नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। तो यहाँ और जैसे देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये डिक्लेयर किया हुआ पहले से, ये चिरंतन सत्य है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में जो आते हैं, यानी कि असर्टिव का ही ये भाग है। असर्टिव बोलिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलिए। इसी में कुछ वाक्य जो है पॉजिटिव में आ जाते हैं और कुछ नेगेटिव में, यानी इसी में से किसी को अफर्मेटिव माना जाता है और किसी को नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में रखा जाता है। देखिए इसको हम आगे वाले पेज में समझाते हैं। आगे पेज में देखिए असर्टिव सेंटेंस का ही जो दो पार्ट है, एक है आपका ए में है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य जिसका हिंदी लिखा हुआ है सकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल में राम इज ए गुड बॉय, एग्जाम्पल श्याम रीड्स ए बुक, ये दोनों के दोनों जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। यानी ये सकारात्मक वाक्य को दर्शाता है, सीधा वाक्य को दर्शा रहा है, इसमें पॉजिटिव सेंस को दिया जा रहा है। लेकिन इसका एग्जाम्पल बी में देखिए नेगेटिव सेंस, नकारात्मक वाक्य, यानी इसका एग्जाम्पल में आपका राम इज नॉट ए गुड बॉय या श्याम डज नॉट रीड अ बुक। तो यहाँ पर राम इज नॉट ए गुड बॉय और श्याम डज नॉट रीड ए बुक, ये दोनों के दोनों असर्टिव सेंटेंस ही है, लेकिन ये एक नेगेटिव सेंस है, नकारात्मक वाक्य है। और वो ऊपर वाला राम इज ए गुड बॉय और श्याम रीड्स ए बुक, वो सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस से ही निकला हुआ दो पार्ट है आपका। असर्टिव सेंटेंस का ही दो पार्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों के दोनों ही आपका जो है कि असर्टिव सेंटेंस ही है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस में ही अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो मैंने पहला वाला जो है कि जो है सेंटेंस को समझाया। अब इसके बाद असर्टिव सेंटेंस के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज को जाने से पहले थोड़ा सा नोट को याद रख लिए कि ऐसे वाक्य के अंत में, ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्य के अंत में फुल स्टॉप मार्क लगता है। अंत में देखिए फुल स्टॉप मार्क लगा हुआ है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सेंटेंस चाहे वो अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो, इसमें फुल स्टॉप मार्क लगता है। अब नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। अब इसका डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्न सूचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि ये आपका स्टेटमेंट या फैक्ट ये नहीं है, इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो वैसे प्रश्न पूछने वाले वाक्य को हम लोग असर्टिव नहीं कहते हैं बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो एग्जाम्पल में देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखिए इज राम अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है। इस वाक्य को पढ़ने से ही आपको लगेगा कि इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है कि क्या राम एक अच्छा लड़का है। एग्जाम्पल 2 में देखिए डज श्याम रीड अ बुक, क्या श्याम किताब पढ़ता है। तो इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। और इसके आगे देखते हैं इज राम नॉट अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है। या डज श्याम नॉट रीड अ बुक, क्या श्याम किताब नहीं पढ़ता है। ये जो सेंटेंस है ये सारे के सारे सेंटेंस में जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको असर्टिव सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसमें प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन फिर एक सवाल इसमें उठता है कि भाई प्रश्न तो है, तो प्रश्न में भी सुना जाता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो येस नो क्वेश्चन कहलाते हैं और कुछ WH क्वेश्चन कहलाते हैं। तो इसी को फिर जिस तरह से असर्टिव को दो भागों में बांटे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस,
तो उसी तरह से ये प्रश्न का भी जो है दो भाग डिवाइड किया गया। इसमें भी देख लीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें भी पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस है, यानी नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंस वाले वाक्य है। लेकिन इसमें से कौन यस नो क्वेश्चन और कौन डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट पेज पर जो है हम इसको समझाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे उससे पहले फिर एग्जाम्पल, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं। इतने सारे के सारे सेंटेंस जो है आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें से कौन यस नो क्वेश्चन में आते हैं, कौन डब्ल्यूएच क्वेश्चन में आते हैं, इसको आगे फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही फिर जो है कि दो पार्ट है। पहला यस नो क्वेश्चन कहला रहा है। यस नो क्वेश्चन में जो है कि आपका एग्जाम्पल, इज राम ए गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है। यानी कि इसको शॉर्ट में समझने के लिए आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस का शुरुआत हेल्पिंग वर्ब को पहले रख करके जो सवाल पूछा जाता है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है क्या, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्लियर आपको बताऊंगा। इसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, इस तरह के वाक्य में जो है कि 20 वर्ड आते हैं। 24 वर्ड जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इसके बारे में मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। जैसे इज राम ए गुड बॉय, इज राम ए गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है, यह यस नो क्वेश्चन है। इस यस नो क्वेश्चन को सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब को आगे रख करके जो सवाल बनता है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट में भी देखिए, इज राम नॉट ए गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है। ये दोनों वाक्य में देखिए इज को आगे रख करके सवाल किया गया है, तो ये यस नो क्वेश्चन है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, इस तरह से कुछ वर्ड्स है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी चर्चा करूंगा। सिर्फ दिमाग में ये रखिए कि हेल्पिंग वर्ब को आगे रख करके जो सवाल बनता है उसे हम जो है कि यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन को पहले समझिए कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन किसको कहते हैं, यानी डब्ल्यू एच वर्ड को पहले समझिए। तो डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है ये 9 होते हैं, यानी आपका डब्ल्यू और एच से बनने वाले क्वेश्चन वर्ड। उसमें आपका वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, whom, whose, what, which, इस तरह से 9 टोटल क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उसमें से एक हाउ भी होता है जो एच से शुरू होता है, बाकी सब डब्ल्यू से शुरू होता है, इसलिए इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। तो ऐसे वाई के डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। देखिए वाई, डब्ल्यू एच वाई से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं। ये दोनों के दोनों सेंटेंस में डब्ल्यू एच से वाई शुरू हुआ। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का मतलब होता है जो सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ड से जो वाई शुरू होता है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दो भाग हुआ, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस है। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर नोट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क लगता है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है या प्रश्न सूचक चिन्ह होता है वो लगता है। अब चलते हैं आगे पेज में। आगे पेज में है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आदेशात्मक वाक्य, जिस वाक्य में एक आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। तो इस तरह के वाक्य को जो है पहले इसका डेफिनेशन को समझते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। यानी जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध तथा सलाह का बोध होता है उसे आदेशात्मक वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए। ठीक है, तो इसमें कोई आदेश दिया जाता है। कोई आदेश अगर आपको बड़ा या टीचर या आपके पेरेंट्स को आपको डायरेक्ट आदेश दे रहे, ऑर्डर कर रहे हैं, जिसमें प्लीज काइंडली इसका इस्तेमाल नहीं, डायरेक्ट ओपन द विंडो, ब्रिंग ए चेयर फॉर मी, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सारे के सारे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो वाक्य जो होते हैं फुल्ली जो है ऑर्डर होते हैं, जिसमें आप पॉजिटिव सेंस वाला वाक्य और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव ऑर्डर भी होता है, नेगेटिव ऑर्डर भी होता है। जैसे ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए,
डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलिए। ये सेंटेंस कहलाएंगे आपका ऑर्डर, आज्ञा, ऑर्डर वाले सेंटेंस कहलाएंगे, यानी इंपरेटिव सेंटेंस के ही अंदर में ये ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर फुल्ली हो गया, लेकिन अगर ये ऑर्डर है तो रिक्वेस्ट किसको कहते हैं? एग्जाम्पल 2 में देखिए, प्लीज गिव मी योर पेन। इसमें प्लीज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये प्लीज गिव मी योर पेन, इसका हिंदी हुआ कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए। यानी यहाँ कृपया वर्ड का इस्तेमाल किए या प्लीज वर्ड का इस्तेमाल किए, तो ये प्लीज लगा दिए जिससे रिक्वेस्ट का भाव झलकता है। यानी कि हम उम्र वाले या एक एज वाले जब एक को दूसरे को तो डायरेक्ट आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, बल्कि आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। तो अनुरोध के तहत में प्लीज की जगह कभी कभी काइंडली भी लगता है, काइंडली गिव मी योर पेन, कृपया अपनी कलम दे, तो काइंडली से ज़्यादा इस्तेमाल प्लीज का होता है। और इस पर भी ध्यान दीजिए, कभी कभी प्लीज गिव मी योर पेन की जगह ऐसा भी होता है, गिव मी योर पेन प्लीज, प्लीज वर्ड का इस्तेमाल लास्ट में भी होता है, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। यानी कि प्लीज वर्ड का इस्तेमाल अगर आप देख ले तो समझ लीजिए रिक्वेस्ट का भाव झलक रहा है, आदेश ही है लेकिन इसमें रिक्वेस्ट के साथ है। अब इसके आगे चलते हैं, जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करे। इसमें हेल्प द पुअर, इसमें ना तो ऑर्डर है ना रिक्वेस्ट है, इसमें एक एडवाइस है, सलाह, गरीबों की मदद करे। जैसे कोई टीचर कोई स्टूडेंट को ही बोलेगा हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करे, वो ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, वो उसको एक सलाह दे सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो गरीबों की मदद करे, हेल्प द पुअर। तो इस तरह से जो है ये आप ये कर सकते हैं। तो ऐसे वाइक जो होते हैं ये सब का पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे एग्जाम्पल में हम ऊपर वाले में पॉजिटिव नेगेटिव दिए है, ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए, डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलिए। नीचे वाले में प्लीज गिव मी योर पेन, अगर नेगेटिव सेंस का वाइक बनाते हैं तो प्लीज डोंट, प्लीज गिव मी योर पेन की जगह प्लीज डोंट गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम मत दीजिए। यानी कि आप नेगेटिव सेंस भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ डोंट ही लगाएंगे, यहाँ डज वाज इज दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। उसी तरह हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करे, या डोंट हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद मत करे। तो इस तरह से आप डोंट का ही इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंस में। तो इस तरह में नोट में इसमें भी देख सकते हैं कि ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का मार्क लगता है। तो इस तरह के वाक्य फुल स्टॉप से अंत होते हैं। अब इस तरह के वाक्य का भी प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में खास करके बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ऐसे वाक्यों को भी याद रखें। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इस पर डेफिनेशन को पहले क्लियर करते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ पर जिस वाक्य से आशीर्वाद, सा, प्रार्थना या इच्छा का बोध होता हो उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। यानी कि इस वाक्य में जहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे वाक्य होते हैं जिसमें आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, या कभी कभी गुस्सा से आप श्राप दे रहे हैं, या प्रार्थना या इच्छा उसके प्रति आप सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में आप वो सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। और वैसी जगह पर खास करके जो है कि आप में से इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, या जो वाक्य को देखने के बाद आपको पता चल सकता है कि इसमें किस चीज़ का जो है कि इसमें दिया गया है। जैसे मे गॉड हेल्प यू, इस वाक्य को देखने से ही पता चल रहा है भगवान आपकी मदद करे। एक तरह से जो है ब्लेसिंग दिया जा रहा है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मे यू डाई, ठीक है, तुम्हें मौत मिले, कर्स, एक साप दिया जा रहा है, गुस्सा से कोई साप दे रहा है, तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। मे ही गेट सक्सेस, उसे सफलता मिले। प्रेयर, विश, एक तरह से जो है ये यहाँ पर एक प्रार्थना का बोध हो रहा है कि उसे सफलता मिले। तो इस तरह के वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस खास करके मे से शुरू होते हैं। और इसका जो है कि इसका अंत भी नोट में देखिए, ऐसे वाक्यों का अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। यानी एक तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस से दिमाग लगाना है कि यह आशीर्वाद, साप, प्रार्थना या इच्छा का बोध व्यक्त होता है। तो ऐसे ही वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी ज्ञान को आपको रख लेना है। ऐसे ये प्रचलन से थोड़ा धीरे धीरे लुप्त होने लगा है, लेकिन इस ज्ञान को भी आप ग्रामर के बुक में पाएंगे, इसलिए इसका जानकारी भी रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसका अंतिम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। इस वाक्य का डेफिनेशन है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा तथा प्रशंसा के तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता हो उसे विस्मयादि वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कि आप कोई भी चीज को देखने के बाद अचानक आपके अंदर में वो फीलिंग आता है और आपके मुंह से वो वाक्य निकल पड़ता है, या वो भाव एक अचानक से आपका वो भाव आता है, वैसे जगह पर विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत में चाहे वो आश्चर्य का बात हो, दुख का बात हो, घृणा का बात हो, तो उस तरह का कोई भी बात होता है, प्रशंसा का बात हो, तो वैसे जगह कभी कभी अचानक मुंह से आपका वो वाक्य निकलता हो, और वैसे जगह पर जो है चाहे आप दुख प्रकट करते, आश्चर्य प्रकट करते, खुशी प्रकट करते, उस वाक्य से ही आपको पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आप कहीं घूमने के लिए गए हैं दार्जिलिंग या नैनीताल, और वैसा दृश्य कभी देखे नहीं और अचानक आप वैसा दृश्य देख लिए, तो आपके मुंह से अचानक ही आपको वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन आपके मुंह से निकल गया कि कितना सुंदर दृश्य है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन एक एक्साइटमेंट, एक खुशी के साथ निकलता हो, तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट देखिए, अगर अचानक किसी का न्यूज सुनाया और वो मर गया, वैसा बात बोला, तो आपके मुंह से आह ही डाइड, आह वो मर गया, या हाय वो मर गया, तो इस तरह से जो है कि दुख व्यक्त होता है, या फिर आप कोई खुशी का बात होता है, तो वैसी जगह पर जैसे होता है कि हुर्रा वी वॉन द मैच, यानी हुर्रे हम लोग मैच जीत गए, तो ये इस तरह से आपके अंदर से जो है घृणा, प्रसन्नता, दुख, खुशी अचानक से निकल आता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत में आता है। और ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है ऐसे वाक्यों के बीच में या अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत में ही आता है। तो ये सेंटेंस जो है ये विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। इस तरह से मैंने आज 5 सेंटेंस के बारे में आपको बताया, और नोट में भी दिखा ऐसे वाक्यों के बीच में या अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, और ऐसे करके मैंने पूरे सेंटेंस के बारे में शुरू से लेकर अंत तक आपको एक्सप्लेन करके बताया, और इस तरह से सेंटेंस का ज्ञान को मैंने दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले मेरा मेहनत को ज़ाया मत होने दीजिए। कम से कम अभी तक आप में से जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग लाइक करें, तब तो पता चलेगा कि ये वीडियो अच्छा बना है या नहीं बना। आप लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, और दूसरे को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनने के बाद कोई दूसरा भी अगर उनको भी ये नॉलेज हासिल हो जाए तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा होगा। इसलिए दूसरे को सुख पहुंचाकर भी आपको खुशी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ऐसा ना कि, क्योंकि इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आगे बनाऊंगा। ये मेरा लेसन 3 का वीडियो है, लेसन 3। इस तरह से प्लेलिस्ट में भी वर्ड सीरीज का मैंने अपना प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, इस तरह से जितना लेसन बनाएंगे उसका भी एक प्लेलिस्ट हम बना के रखेंगे। और मेरे द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दिया हुआ रहेगा। लेसन 1 और लेसन 2 का लिंक दे दिया हूँ, उसको भी जा कर के आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा अगर ये यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगा और मेरा ये वीडियो जो है अच्छा लगा, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।